नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर के ट्यूटोरियल्स पर। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं का पहला पाठ धूल। इस पाठ के लेखक है रामविलास शर्मा। लेखक परिचय के बारे में बताना चाहती हूँ। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सन 1912 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने गांव में ही पाई तथा उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ आ गए। वहां से अंग्रेजी में एमए करने के बाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक और पीएचडी की डिग्री हासिल की। लेखन के क्षेत्र में पहले पहले कविताएं लिखकर फिर एक उपन्यास और नाटक लिखने के बाद पूरी तरह से आलोचना कार्य में जुट गए। अब हम जाएंगे पाठ की ओर। धूल हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यह है, जिसके कारण धूली भरे हीले कहलाए। यह उपमा बच्चों के लिए दी गई है, जो ग्रामीण बच्चे होते हैं जिनके मुंह पर धूल मिट्टी सनी हुई होती है, तो वो प्यारे बच्चे अपने माता को हीरे जैसे लगते हैं। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ यानी चिकना बनाने में लग जाते हैं। आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करते हैं। परंतु हीरे से भी कीमती जिस नैन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है, वह धूली भरा ही अच्छा लगता है। अर्थात सच्चे असल में जो हीरा है, उसके समान ही गांव के बच्चों की तुलना की गई है, जिसका बचपन गांव की गलियारे की धूल में बीता हो। वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना ही नहीं कर सकता। ग्रामीण बच्चे कैसे होते हैं? धूल मिट्टी में खेलते हैं, लेकिन वह अपने माता पिता को प्यारे होते हैं। जिस तरह फूल के ऊपर जो रेणु अर्थात धूल उसका श्रृंगार बनाती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। पार्थिवता, सहज श्रृंगार। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए। अभिजात उच्च कुलीन वर्ग ने प्रसाधन सामग्री अर्थात श्रृंगार, साज सजावट की सामग्री आविष्कार करना, खोज करना। लेकिन बालकृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल हो गई। यह तुलना की गई है कि जिस तरह बालकृष्ण के मुंह पर धूल की मैल सन गया है, उसी तरह जो श्रृंगार अभिजात उच्च वर्ग जो श्रृंगार प्रसाधन इस्तेमाल करता है, तो वो क्या धूल के समान है। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। हमारी सभ्यता यानी शहर की संस्कृति जो है, तो इसके संपर्क में आने से, धूल के संपर्क से दूर रहना चाहती है। वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है, यानी मंजिलों इमारतों में हम रहना पसंद करते हैं। इसीलिए शिशु भोलानाथ से कहती है, धूल में मत खेलो। धूल में खेलना अच्छा नहीं है, क्योंकि बदन मैला हो जाता है। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। नकली सलमे सितारे जो मैल धूल के कारण बदन पे लगी हुई है, तो वो धुंधले पड़ जाएंगे। किसके संपर्क में आने से? भोलानाथ के संसर्ग से। जिसने लिखा था, धन्य धन्य वे है नर मैले जो करत गात, कनिया लगाए धुरी ऐसे लरिकान की। नर यानी अर्थात पुरुष धन्य क्यों कहा गया है? वे पुरुष धन्य है जिन्होंने मैले जो करत गात, कनिया अर्थात गोद, लरिकान अर्थात बच्चे, जो मैले धूल में सने हुए हैं, तो उनको गोद में उठा लेने से उन्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं होती है, गंदा नहीं महसूस होता है। तो वो अपने बच्चों को गोद में उठा के लेते हैं और खुद धूल में सन जाते हैं। उसने भी मानो धूल भरे हीरों का महत्व कम करने में कुछ उठा न रखा था। धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया अर्थात सूचित किया। बड़प्पन बड़ा, फिर मैले शब्द से ही अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी। अंत में ऐसे लरिकान कहकर उसने अपने भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया।
वह हीरों का प्रेमी है, धूली भरे हीरों का नहीं। अर्थात जोहरी अच्छा हीरा ही तराशता है, लेकिन असल में जोहरी कौन है? गांव का इंसान, जो धूल भरे बच्चों को हीरों की उपमा देता है। उसके बच्चे कैसे हैं? धूली भरे हीरो के जैसे। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मेले जो करत गात की नौबत आई। नौबत अर्थात हालत। अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबका ही आने लगी। अखाड़े की मिट्टी कैसी होती है? तो उसमें दूध, मट्ठा और तेल डालकर उस मिट्टी को बनाया जाता है। जो बचपन में धूल से खेला है, वह जवानी में अखाड़ी की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है? वंचित रहना, दूर रहना। बचपन में ही जिसने मिट्टी में अपने आप को पाया, खेला, बदन पे उस मिट्टी को लगा लिया, तो क्या बड़ा होकर वो मिट्टी से दूर हो जाएगा? नहीं, रहता है तो उसका दुर्भाग्य। और क्या, यह साधारण धूल नहीं है, वरन तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है। वो मिट्टी कैसे है? तेल और मट्ठे से बनकर गई हुई है, जिसे देवता पर भी चढ़ाया जाता है। और जो संसार में ऐसा सुख दुर्लभ माना गया है। पसीने से तरबदन मिट्टी ऐसे फिसलती जैसे आदमी कुआं खोदकर निकला हो। जिस तरह विरोधी मिट्टी में उतरता है एक दूसरे के साथ द्वंद्व करने के लिए, तो वो मिट्टी में अपने आप को तराशता है, विजयी कहलाता है। आराम से वह हरा होता है। आराम से वह हरा होता है मतलब आराम नहीं करता है। अखाड़े में वह निर्द्वंद चारों खाने चित्त लेटकर अपने आप को विश्व विजयी लगाता है। मिट्टी उसके शरीर को बनती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। उसने आपको बचपन से ही मिट्टी में अपने आप को पाया और बड़ा होकर वही मिट्टी में वह अपने आप को विश्व विजयी बनाना चाहता है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता, जिसका कोई सार न हो, असारता। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य है, वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। जिस तरह हम कृत्रिम चीजें यानी कृत्रिम चीजों को छोड़कर पेड़ पौधे, नदी नाले, इंसान, छोटे बच्चे, ये सभी क्या है? सार तत्व, जीवन के सार तत्व कहाँ से बने हुए हैं? इनका शरीर मिट्टी से ही बना हुआ है। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं, अब चाहे फूल ले लो, फूल पर भी हल्की सी धूल बैठी हुई होती है, लेकिन वो फूल भी हमें प्यारा लगता है। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं, वे सब मिट्टी की ही उपज है। कहाँ से जन्म होता है फूल का? पहले छोटा सा पौधा वो जमीन में होता है, ऊपर आता है, बड़ा हो जाता है तो उसे फूल आता है। तो ये जमीन की ही उपज है। लेकिन फूल कैसे होता है? सबको प्यारा लगता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन्हें कौन संभव करता है? माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में। लेखक ने कहा है धूल और मिट्टी में कितना अंतर है? जितना शब्द और रस में। देह और प्राण में। देह चलता बोलता शरीर, चांद और चांदनी में। मिट्टी की आभा का नाम धूल है। आभा यानी तेज, मिट्टी की तेज। मिट्टी की आभा आप तेज तो क्यों कहते हैं? ये तो उपमा दी गई है। मिट्टी तो गंदगी की जैसा, मतलब हम उसे अच्छा नहीं, पसंद नहीं करते हैं, धूल को गंदा महसूस करते हैं। लेकिन मिट्टी की आभा को यहाँ मिट्टी की आभा का नाम कहा गया है धूल, और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध, बातों की गहराइयों को समझने की भावना। ग्राम भाषाएं गांव के लोग ही बोलते हैं। तो
वे धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करते। धूल वह जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया है। गोधूली संध्या के समय गाय के पैरों से उड़ने वाली धूल, और उसे हमने क्या किया है, अमर कर दिया है। अमराइयों के पीछे अर्थात आम के बागों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणें में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है। क्यों ऐसे कहा गया है? क्योंकि संध्या समय में सूरज की किरणें पड़ती है जमीन पर, और जब गाय अपने घर पर लौटती है तब जो धूल उड़ती है तो वो सूर्य की किरणों सोने जैसे बना देती है। सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पंथ पथ नक्षत्र पथ यानी नक्षत्रों का मार्ग की भांति, यानी जिस उसी तरह जहां स्थिर है वहां रह जाती है। चांदनी रात में मेले में जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती चलती है, जो शिशु के मुंह पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है। कौन छा जाती है? तो धूल। किसके मुंह पर? छोटे बच्चों के मुंह पर, फूल की पंखुड़ियों पर वो सौंदर्य बनकर छा जाती है, तो उसका नाम धूल कहा गया है। गोधूलियों पर कितने कवियों ने अपने कलम नहीं तोड़ दी। कलम तोड़ देना मुहावरा है। गोधूली यानी कि गाय के बहुत सारे कवियों लेखकों ने उस पर अपना बखान किया है। किस पर? गोधूली पर। लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है। क्यों कहा गया है गांव की संपत्ति? क्योंकि गोधूली ग्रामीण भाग गांव में ही दिखाई देती है, ना कि शहरों में। जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी, जो कभी शहरों के हिस्से में नहीं आई। शहरों में तो बस, मोटार, साइकिल, चार पहिए दिखाई देते हैं, और जो वास्तविकता है ग्रामीण लोगों की, तो गाय बैल ये गांव में ही दिखाई देते हैं। तो गोधूली तो ग्राम की शोभा है। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया था। लेखक यह कहना चाहते हैं कि एक पुस्तक विक्रेता ने निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया था। लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ है ना? मैंने अभी कहा कि गोधूली कहाँ दिखाई देगी? गांव में। लेकिन शहर में तो ये मुमकिन नहीं है। यह कविता की विडंबना थी। विडंबना, विसंगति। और गांव में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है, वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, वरन गोपालों के पदों की धूली है। गोपाल ग्वाले, गाय बैलों को चराने ले जाने वाले। नीच को धूरी समान, अर्थात धूल के समान तुच्छ कौन है? यह वेद वाक्य नहीं है। सती उसे माथे से, सती सावित्री, जिसने इस जमीन को, इस धरती की मिट्टी को अपने माथे से लगाया। योद्धा अपने अपने देशवासियों की रक्षा करने के लिए रक्षा करता है, तो वो उसे आंखों से लगाना चाहता है। इस जमीन की मिट्टी को वो चूमना चाहता है। यूलिसियस ने प्रवास से लौटने पर इथाका यूनान का स्थान की धूली चूमी थी। सबको अपने देश की मिट्टी प्रिय होती है। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां भी धूल का स्पर्श किया था। एक लाल सैनिक ने क्यों कहा गया है? क्योंकि सैनिक, उसे भी अपना देश प्यारा होता है, तो उसने भी वह श्रद्धा से, मतलब श्रद्धा के भाव से धूल को स्पर्श किया। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन सा साधन है? क्या कहा गया है? श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इनकी चरम व्यंजना कौन है? तो धूल को ही कहा गया है। धूल से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। यहाँ तक कि घृणा,
असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित है। घृणा, मैं उससे घृणा करती हूँ, नफरत करती हूँ, तो इस तरह मैंने उसे धूल चटा दी, अर्थात कि वो मेरे सामने कामयाब नहीं हुआ, मैं उससे घृणा, असूया, ये सारी बातें यहाँ आ जाती है। धूल, धूली, धूली, धुरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग है। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य, तो धूली उसकी कविता कहा गया है। धूली छायावादी दर्शन है। छायावादी क्या, अर्थात प्रकृति और सृष्टि का गुण जो अपने भावों में कहना, तो जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है। संदिग्ध अर्थात जिसमें संदेह हो। वास्तविकता में संदेह है कि धुरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इन सब का रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी है। मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है, लेकिन धूल कहते ही शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हो आता है। चाहे मिट्टियों के रंग कोई भी हो, लाल, काला, पीला, लेकिन धूल कहते ही उसका रंग अपने आप में एक जैसा ही है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, वह उसका सहज रंग कहा गया है। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। हमारी देशभक्ति किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई यह धूली हमारी सभ्यता से क्या कहती है। हम कांच को तो प्यार करते हैं, धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। भीतर की कांति आंखों से ओझल रहती है, लेकिन ये हीरे अमर है, एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। अभी तो उन्होंने अट्टू होने का प्रमाण ही दिया है। हीरा वही घन चोट न टूटे, अर्थात हीरे को हथौड़े से भी प्रहार किया जाए तो वो टूटता नहीं है, लेकिन हीरा कांच को काट देता है, अपने ऊपर जोर का प्रहार सह लेता है, लेकिन टूटता नहीं है। असल में वही हीरा है। वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि जिस तरह कांच की उपमा नगरीय सभ्यता से की गई है और हीरे की उपमा ग्रामीण सभ्यता से की गई है। कांच टूटकर उसके टुकड़े हो जाते हैं, बिखर जाता है, चोट पहुंचाता है, लेकिन हीरा अपनी जगह पर टस से मस नहीं होता। तो उसी तरह ग्रामीण पुरुष है जो कभी कठिनाइयों का सामना करने से नहीं टकराते, अपनी जगह पर अटूट रहते हैं। तो यहाँ ग्रामीण सभ्यता और शहरी सभ्यता पर लेखक अपनी बात कहना चाहते हैं। इस तरह हमने आज देखा कक्षा 9वीं का पाठ 2। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।